सीएनबीसी आवाज के एडिटोरियल बोर्ड में आपका स्वागत है। आज दिन भर राहुल गांधी के सीआईआई में दिए गए भाषण की चर्चा रही और आज हम अपने खास शो में ये चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी की प्रधानमंत्री बनने की अनिच्छा है और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के पद की अनिच्छा कोई जाहिर नहीं करते हैं जब वो कहते हैं कि वो वक्त जब आएगा, वो ब्रिज जब आएगा तब हम क्रॉस करेंगे 2014 में। और एक नरेंद्र मोदी हैं जो अपनी इच्छा को अब छुपाते नहीं। और इसी चुनावी साल में कांग्रेस पार्टी में प्रधानमंत्री पद को लेकर तरह तरह की ये स्वर उभरे हैं कि डुअल पावर सेंटर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। क्या है कन्फ्यूजन? और राहुल गांधी वाकई प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं रखते या सिर्फ ऐसा कहते हैं? इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी, बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर, CNN IBN के एडिटर इन चीफ राजदीप सरदेसाई और नेटवर्क 18 के वेब और पब्लिशिंग डिवीजन के एडिटर इन चीफ आर जगन्नाथन। आप सबों का वक्त निकालने के लिए धन्यवाद। पहला सवाल राजदीप आपसे है। राहुल गांधी के आज के भाषण के बारे में, उनका कंटेंट और उनका मैनरिज्म आज आपको कैसा लगा? देखिए, मुझे लगता है कि लोगों की उम्मीदें ज्यादा नहीं थी राहुल गांधी से, क्योंकि एक तरह से एक प्रचार हुआ है कि राहुल गांधी जो है वो रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है, वो नेतागिरी नहीं जानते हैं, बहुत कम बोलते हैं, जब बोलते हैं कुछ ना कुछ गलत बोल जाते हैं, तो एक्सपेक्टेशंस लो थी। ऐसे माहौल में मुझे लगता है राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं कुछ ऐसी अहम बातें की जिससे लोगों को लगा कि कम से कम उनकी जो मंशा है वो अच्छी है, वो चाहते हैं कुछ बदलाव आए, वो महत्वाकांक्षी नहीं है, खुद के लिए कुछ पद नहीं चाहते हैं। और जो एक दो बातें उन्होंने कही कि एक घोड़े पर कोई एक व्यक्ति देश बदल सकता है, कोई बुलेट पॉइंट एजेंडा है कि एक गोली मार दो देश बदलेगा, कहीं ना कहीं वो बात मुझे लगता है कुछ लोगों को अच्छी लगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो एक तरह से बंबई में राजनीति है कि केवल महाराष्ट्र वहां रह सकते हैं, बिहारियों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने राज ठाकरे का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा इस तरह से देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी एक विजन जो थी कुछ हद तक लोगों के सामने रखी है कि एक इंक्लूसिव ग्रोथ हो, सबको साथ लेकर ही चलना चाहिए। उन्होंने कोई सॉल्यूशंस नहीं दिए, सॉल्यूशंस बिल्कुल नहीं दिए, लेकिन कम से कम एक विजन, एक आइडिया ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं, विचारधारा कम से कम लोगों के सामने रखी है। कोई नई आइडिया नहीं रखी, लेकिन कम से कम राहुल गांधी ने कोई, मुझे नहीं लगता कोई बड़ा फोपा किया या ऐसा कुछ किया जिससे लोगों को लगेगा कि राहुल गांधी पब्लिक लाइफ में नहीं होने चाहिए। उन्होंने इस भाषण के बाद कम से कम ये तो बताया है कि राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति है जो वाकई चाहते हैं कि देश में एक बदलाव आए, सिस्टम में बदलाव आए। बिल्कुल, राहुल गांधी सिस्टम में वाकई बदलाव चाहते हैं और एक अच्छा एनालिसिस उन्होंने रखा, भले ही सॉल्यूशन नहीं रखा। आर जगन्नाथन साहब, आपका पहला कमेंट लूंगा, उसके बाद जावड़ेकर साहब के पास चलेंगे। हाँ, ये तो बहुत दिन से कहते रहे हैं, हर कांग्रेस मीटिंग या बाहर जब भी इनका मीडिया से इंटरेक्शन हुआ वो कहते हैं कि सिस्टम क्लोज्ड है, कोई आ नहीं रहा है, कोई आ नहीं सकता है, इसलिए पीपल का वॉइस नहीं आ रहा है, सरकार को ये नहीं आ रही है। लेकिन ये 9 साल क्या कर रहे थे? अगर इनको ये मालूम है कि इतने साल से सिस्टम क्लोज्ड है और एक सिलेक्ट ग्रुप पावरफुल है, तो इन्होंने क्या किया? क्योंकि ये उनके ही सिम्टम है, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे पीएम नहीं बनना है, वो ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन आपने क्या किया ये सिस्टम को बदलने के लिए? वो आंसर जब तक नहीं मिलेगा उनका भाषण सिर्फ भाषण ठीक है। ये क्रिटिसिज्म वैलिड है जावड़ेकर साहब कि उन्होंने सॉल्यूशन नहीं दिए या सिस्टम को कैसे बदलेंगे इस पर कोई रोशनी नहीं डाली। अभी मैं सिर्फ भाषण की बात करूंगा और मेरा सवाल ये है कि चूंकि उम्मीद कम थी तो आज उनका कंटेंट लोगों को अच्छा लगा। हमारे पास 2 प्रख्यात और निरपेक्ष संपादक ये बात मानते हैं कि आज का उनका भाषण अच्छा था। जावड़ेकर साहब, आप भी मानिए? हाँ, लो बेंचमार्क रखोगे तो वो ठीक ठाक बोले और कोई फोफा नहीं किया राजदीप के भाषा में, तो वो अच्छा ही लगेगा। बच्चे के लिए जब प्यार होता है तो ऐसा लगता है, लेकिन देश का समस्या है और देश, मैं तो मानता हूं कि लोकतंत्र में हर एक को बोलने का अधिकार है। कांग्रेस के वो 2 नंबर के नेता है तो उनको तो निश्चित अधिकार है, और उनके ऐसे ज्यादा भाषण हो, क्योंकि ज्यादा भाषण होने से देश भी समझ पाएगा कि हमारा विकल्प क्या है जी। और इसलिए मैं तो चाहूंगा वो चुनाव में भी जहां जहां जाते हैं हमें फायदा पहुंचाते हैं, यहाँ भी भाषण करेंगे, फायदा हमारा होगा। लेकिन उससे बड़ी बात है कि 9 साल सत्ता में रहने के बाद उनको जवाब देना था
उन्होंने सवाल खड़े किए। ये तो नया तरीका हो गया। ये क्या तरीका है? और दूसरी बात, आज देश किस मुद्दों से लड़ रहा है, जूझ रहा है? अर्थव्यवस्था फेल हो गई है, विकास की दर घटी है, महंगाई बेतहाशा बढ़ी है, लोगों को खा रही है, आम आदमी को नष्ट कर दिया है, भ्रष्टाचार ऐसा हो गया कि हवा। चलिए, बिल्कुल, ये एक लंबी लिस्ट है जिस पर चर्चा हो सकती है। एक मिनट, लंबी लिस्ट है, लेकिन आपको भी मालूम है वो भ्रष्टाचार बढ़ गया है, मजदूर बड़े एक्सप्लॉइटेड महसूस करते हैं और किसान परेशान है। अब ऐसे में या आतंकवाद की समस्या है, पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्ते खराब हुए हैं, किसी भी मुद्दे को वो टच नहीं करते हैं, कभी नहीं करते। तेलंगाना के मुद्दे पर कभी बोले हैं वो? तो वो बोलेंगे नहीं किसी भी रेलेवेंट मुद्दे पर। ऐसी कुछ बोलेंगे कि मैं रेलवे से जा रहा था, मैं ये कर रहा था, मैं कलावती के घर गया, वो ऐसा बोली, ये बोले ऐसा। अब ऐसे में जिनको बहुत वो दृष्टा लगता है उनके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। ठीक है, लेकिन देश इससे जी खुश नहीं हो सकता। जी, अभिषेक मनु संघवी जी, आपसे मेरा सवाल यही है कि एक अच्छी एनालिसिस दे दी कि इस देश के 125 करोड़ लोगों की एनर्जी पर खेल खड़ा करिए और एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, बड़े प्रोसेसेस बनाइए, बड़ी संस्थाएं बनाइए, आम आदमी की ताकत हो, एक व्यक्ति को ताकतवर नहीं होना चाहिए, प्रधानमंत्री क्या होता है, वगैरह वगैरह। समाधान नहीं दिया, ये बात हमारे तीनों मेहमान कर रहे हैं, हमारे दोनों बड़े संपादक और जावड़ेकर साहब। आप क्या कहेंगे? देखिए, राहुल जी की शुरुआत से एक शैली रही है और मुझे बिल्कुल भी अचरज नहीं है कि बीजेपी जो राजनीतिक लोलुपता और सत्ता को ही सिर्फ देखती है, पब्लिक लाइफ को सिर्फ सत्ता का एक कारण देखती है, तरीका देखती है, वो उस शैली को समझ नहीं पाएगी कभी भी। इसलिए ये समझने वाली बात है, आश्चर्य की बात नहीं है। बीजेपी समझती है आडंबर वाली राजनीति या सत्ता वाली राजनीति या सिर्फ एक वायदे करते रहना, कभी अपनी गलती या अपना आत्मविश्लेषण नहीं करना। राहुल जी की शैली है आत्मविश्लेषण की। अब देखा जा रहा है एक एक करके पॉइंट जो आपने बोला। पहली बात तो मैं बोल दूं कि अगर राहुल जी के स्पीचेस से बीजेपी को फायदा होता है तो ये बड़ा अजीब तरह का फायदा है कि 9 वर्ष तक कांग्रेस वापस आई है सत्ता में, राहुल जी ने कई स्पीचेस दी हैं, तो आप देख रहे हैं फायदा किसको हो रहा है। और अगर बीजेपी चाहती है कि और स्पीचेस से उनको ऐसा फायदा हो तो शायद निश्चित रूप से वो तैयार हो गई है हारने के लिए 2014 में। जहाँ तक उनकी स्पीच का सवाल है, उन्होंने हमेशा से बड़े एक पारदर्शी रूप से आत्मविश्लेषण किया है और उन्होंने आज भी ये कहा कि अंततोगत्वा इस देश में वो नीतियां लानी हैं जो सिर्फ इसलिए नहीं लाई जाए कि मैं प्रधानमंत्री बनूं या मेरी पार्टी पावर में आए। ये उन्होंने पहले भी कहा, इस बार भी कहा। इसमें क्या गलत है? हाँ, ये जरूर है कि जो एक घिसी पीटी, एक आडंबर से पूर्ण या एक जो एक रिटोरिकल सी भाषा होती है, जो लोगों को वायदे करती है, सजबाग दिखाती है, जिसका मीनिंग कुछ नहीं होता है, उस प्रकार की भाषा या शैली में नहीं बोलते हैं वो, शुरू से नहीं बोलते हैं वो। अब उसका ये कहना है कि उन्होंने समाधान नहीं दिया, समाधान उन्होंने कई समाधानों की तरफ इशारा किया और उनके बारे में बोला भी। आखिर पिछले 9 वर्ष में समाधान ही है ये सब। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, मनरेगा है, फूड सिक्योरिटी बिल अगर आ रहा है, इस प्रकार के राइट टू वर्क की बात हो रही है, राइट टू शेल्टर की बात हो रही है, ये क्या नहीं है? समाधान नहीं तो क्या है ये सब? आपने देखा कि 9 वर्षों में किसी सरकार ने, पहले मैं तो यहां तक कहूंगा पहले की किसी कांग्रेस सरकार ने भी इस प्रकार के नवीनतम सामाजिक चेतना, राजनीतिक समझ और आर्थिक चेतना को बदलने वाले लेजिस्लेशन नहीं देखे हैं। 60 वर्ष में नहीं देखे, जो 9 वर्ष में देखे आपने। वो कहां से आए? ठीक है, वो यही तो समाधान है। हाँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो भाषा बोले जो आप हमेशा एक कभी कभी पार्लियामेंट में सुनते हैं या एक रैली में सुनते हैं, जहाँ की हर प्रकार के झूठे वायदे किए जाते हैं और बड़े बड़े क्लेम्स किए जाते हैं, वैसे वो नहीं बोलते। बिल्कुल। तो बीजेपी को इनकी नई शैली समझ में नहीं आएगी। और दूसरा ये कि बीजेपी जिस प्रकार का फायदा उठाने की सोच रही है, वो फायदा बीजेपी को मिलेगा या नहीं, क्योंकि कोशिश करें ये लोग कितनी भी, मना करें कितना भी कि मोदी और राहुल का कोई आपस में मुकाबला या मोदी बनाम राहुल नहीं है, कहीं ना कहीं हम लोग इसको ऐसा बना रहे हैं। इस पर भी चर्चा होगी। छोटा सा CNBC आवाज के एडिटोरियल बोर्ड में आज शिरकत कर रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी,
प्रकाश जावड़ेकर, राजदीप सरदेसाई और आर जगन्नाथन। एक सवाल लेकर के मैं राजदीप पहले आपके पास आऊंगा, फिर जावड़ेकर साहब के पास जाऊंगा, और वो ये कि ये जिस नई शैली की बात कर रहे हैं, स्पीच के दूसरे हिस्से में जब केंद्र और राज्य के बारे में, रिश्तों के बारे में सवाल पूछा गया या पानी के क्राइसिस के बारे में सवाल पूछा गया, दो ही सवाल थे, ब्रॉड सवाल थे, उसका जवाब राहुल गांधी ने नहीं दिया, बल्कि वो दूसरे टेंजेंट पर चले गए, अपने फिलोसॉफिकल भाषण के काफी हिस्से को रिपीट किया। तो एज अ ड्रिल आपको लगता है कि एक तरफ वो प्रिपेयर्ड स्पीच के लिए बहुत अच्छी तरीके से आ रहे हैं, लेकिन ऐसे इम्प्रॉम्प्टू डिस्कशन के लिए अभी वो तैयार नहीं है? आपकी बात कुछ हद तक सही है। जो सवाल पूछे गए उसके राहुल गांधी ने डायरेक्ट जवाब नहीं दिए, लेकिन मुझे लगता है राहुल गांधी इस फंक्शन में एक ही मकसद से आए थे कि मैं मेरी जो ब्रॉडर फिलॉसफी है, मेरी जो विचारधारा है, वो मैं रखना चाहता हूं। मैं किसी माइक्रो लेवल चीज, पानी की समस्या हो, सेंटर स्टेट समस्या हो, इनसे दूर हटना चाहता हूं। सेंटर स्टेट का जब सवाल पूछा गया तो फिर उन्होंने पंचायती राज की एक तरह से बात की कि जब तक आप प्रधान के, ग्राम प्रधान के हाथों में या सरपंच के हाथों में ताकत नहीं रखोगे, तब तक कुछ बदलेगा नहीं। तो मुझे लगता है राहुल गांधी ने मन बना लिया था कि मैं इस फंक्शन में किसी माइक्रो लेवल बात में नहीं जाऊंगा, वहां मैं आंकड़ों में फंस जा सकता हूं। मैं केवल बड़ी विचारधारा के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने एक तरह से आपने देखा होगा अपने भाषण में भी लगातार इशारा किया मोंटेक सिंह आलूवालिया की तरफ, नंदन नीलेकनी की तरफ। राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं अपने मनमोहन सिंह की को ढूंढ रहे हैं जो इन सब चीजों पर ध्यान देंगे। राहुल गांधी बिग पिक्चर देना चाहते थे, बड़ी तस्वीर लोगों के सामने रखना चाहते थे, यानी जो भी सवाल पूछा गया कहीं ना कहीं वो बड़ी तस्वीर की खोज में थे, यही उनका इशारा था। और मुझे लगता है यही एक उनकी एक शैली भी है कि वो एक तरह से खुद ये नहीं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, कांग्रेस ने ये किया। उन्होंने इस भाषण में एक अहंकारी नेता जो होता है वो कहेगा हम ये करेंगे, वो बदलेंगे। उलट तो वो कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर मैं प्रधानमंत्री भी बनूं तो मैं दुनिया नहीं बदल कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल जावड़ेकर साहब, देखिए आपको ये क्रेडिट देना चाहिए, और सिंघवी साहब की शिकायत बिल्कुल सही है कि उनकी नई शैली में दो बात आप नहीं पकड़ रहे हैं। एक तो ये कि वो बिग पिक्चर वाले व्यक्ति हैं, और दूसरी बात कि वो अपनी पार्टी में सचमुच का लोकतंत्र लाना चाहते हैं, वो कैडर को मजबूत करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जनता की भागीदारी से उनका पार्टी का उम्मीदवार चुना जाए, न कि ऊपर में बैठे हुए 50 आदमी चुने। आप लोग इसको अप्रिशिएट करिए सर। ऐसा है, यही भाषण बीजेपी के किसी नेता का हुआ होता तो आप क्या कहते, ये जरा आपके मन में ही राजदीप समेत सभी लोग सोच ले। नंबर 1। नंबर 2, ये जो उन्होंने कहा कि उनके भाषण का थीम था ग्राम प्रधान को अधिकार दो, लेकिन उन्होंने तो राष्ट्र के प्रधानमंत्री का ही अधिकार छीन लिया है। ही इज इन ऑफिस बट नॉट इन पावर। दिस ड्यूअल पावर सेंटर क्राइसिस is the hallmark of the Congress regime, and that is being flagged now by Digvijay Singh. And of late, after 9 days, he has to answer the Janardhan Dwivedi. So ये जो अंतर्विरोधों से भरी बात को केवल राजकुमार है इसलिए उसको अच्छा ही कहना है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, बिल्कुल। लेकिन जनता इतनी उदार नहीं होती है, क्योंकि जनता महंगाई से जूझ रही है, जनता बेरोजगारी से जूझ रही है। किसान को उत्पादन खर्चे पर आधारित लाभकारी मूल्य जो स्वामीनाथन कमीशन ने बताया वो नहीं मिल रहा है, और इसलिए वो पीछे जा रहे हैं। उनका आक्रोश है, और इसलिए कांग्रेस को वो जिम्मेवार मानते हैं। उन्होंने बड़ी इमिग्रेशन की चर्चा की कि भाई लोग माइग्रेंट होके मुंबई में जा रहे हैं। अरे क्यों जा रहे हैं? ये कांग्रेस की विनाशकारी अर्थनीति थी जिसके कारण ये अभी तक है। पिछले अटल जी के समय जैसे उत्तराखंड वगैरह में पैकेज विशेष दिया तो वहां से पलायन रुक गया। तो पलायन ये कांग्रेस की देन है, उसी को वो अब एक अपनी फिलॉसफी करके बताएंगे तो हद हो गई। बिल्कुल, इसका जवाब सिंघवी साहब देना चाहते होंगे, लेकिन सिंघवी साहब आप इस पर रिएक्ट करें उसके पहले मेरा आपसे एक सवाल यह है, जिसका जिक्र अभी जावड़ेकर जी ने भी किया, कि कांग्रेस में ड्यूअल सेंटर का प्रयोग नहीं चला। दूसरा बयान आया कि नहीं, इन दोनों के संबंध जो हैं वो रेयर हैं, ऐसा तो देखा ही नहीं जाता। 2009 का रिप्ले हमको याद आ रहा है सर, जब राहुल गांधी की तस्वीरें लगी और हटी और सोनिया गांधी ने बयान दिया कि हम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं।
उसका रिप्ले फिर हो रहा है क्योंकि 2014 में आपको राहुल गांधी के नाम पर चुनाव लड़ने का आत्मविश्वास नहीं है। मुझे 2 मिनट दे दें। आपके और जावड़ेकर जी के प्रश्न दोनों एक ही हैं। ये एक डिस्कशन तो आज उनकी CII स्पीच का हो रहा है, उसमें आप ले आए हैं एक दूसरा टिप्पणी, एक दूसरा शीर्षक, ये ड्यूअल सेंटर का, जो थोड़ा पुराना हो गया, 2-3 दिन पुराना है, लेकिन फिर भी मैं जल्दी से उसको आपका उत्तर दे दूं। ये ड्यूअल सेंटर का जो चीज़ है, ये जब 2004 में हम आए तब से अभी तक बार बार करीब करीब हर 3 महीने में ये कहा गया, हमारे राजनीतिक क्रिटिक्स ने कहा बार बार, जिससे कि आपसी वैमनस्य हो। सच्चाई ये है कि वो इससे बहुत ज़्यादा अचंभित हैं कि इतना अच्छा तालमेल, जिस कारण से 60 वर्ष में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब एक पार्टी सत्ता में हो तो सत्तारूढ़ पार्टी में सरकार भी मजबूत हो और पार्टी भी मजबूत हो। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है भारतीय राजनीति में। पहली बार कि सत्तारूढ़ होने के बाद कांग्रेस भी इतनी मजबूत है और सरकार भी इतनी मजबूत है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि जिसको आप ड्यूअल सेंटर कह रहे हैं वो तालमेल है। जब तालमेल होता है, जब एक दूसरे के लिए विश्वास और आदर होता है, तब जिस प्रकार से ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है जर्नलिस्ट द्वारा या बीजेपी द्वारा कि एक होड़ है, कंपटीशन है, आपसी वैमनस्य है, उल्टा हिसाब है। दूसरा, जैसा कि मार्क्स ने कहा है, पहले होता है थीसिस, एक प्रस्ताव होता है, कभी पार्टी से आता है, कभी सरकार से आता है, फिर उसका एंटी थीसिस होता है, कभी उसका विरोध पार्टी से या सरकार से भी होता है, और उस समन्वय से, उस प्रस्ताव और उस प्रस्ताव के विरोध से जो सिंथेसिस निकलता है, जो भारत सरकार यूपीए सरकार से निकालती है, वो मैं समझता हूँ बहुत सराहनीय होता है। और ये देखा आपने बार बार, फूड सिक्योरिटी बिल का उदाहरण लीजिए आप, मूल रूप से अच्छा स्वरूप है, लेकिन 1.5 साल से डिस्कशन चला है, अलग अलग तबकों का अलग अलग मत है उसमें, उसको आप कह सकते हैं अंतर्विरोध है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो अंत में आया वो एक ज्यादा व्यापक बिल आ रहा है। तो ये जो 2 सेंटर की आप बात करते हैं, ये एक बुरा चीज है, मैं मानता हूं राजनीति में, जहां विश्वास या एक तालमेल न हो। लेकिन एक अद्भुत चीज है जब 2 ऐसे व्यक्ति जो परिपक्व हैं, जो एक दूसरे को समझते हैं और जिनमें वो छिछलापन नहीं है जिसको सिर्फ बीजेपी ने देखा है या भारतीय राजनीति में दर्शाया गया है, तब ये एक मजबूती की चीज हो जाती है, बहुत बड़ी एक शक्ति की चीज हो जाती है। बिल्कुल। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी आवाज के एडिटोरियल बोर्ड। आप देख रहे हैं आवाज एडिटोरियल बोर्ड और हमारे साथ हैं अभिषेक मनु सिंघवी, प्रकाश जावड़ेकर, राजदीप सरदेसाई और आर जगन्नाथन। जगन्नाथन साहब, आपका एक क्विक कमेंट चाहूंगा कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में। राहुल गांधी का नेट मैसेज क्या था आज? देखिए, आई थिंक ये मैसेज उनको मोदी का घोष नज़र आ रहा था, इसलिए उन्हें एस्टैब्लिश करना था कि मैं भी कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मैं भी कुछ थॉट्स अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकता हूँ। वो सक्सेसफुल रहे। लेकिन अगर आप थोड़ा पीछे हटकर उन्होंने क्या कहा, अगर आप सुनना चाहेंगे, उन्होंने क्या कहा कि कोई घोड़े पे बैठ के आ जाए वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकेगा। अगर आप किसी आदमी को इलेक्ट करें और उसको सब पावर दे दें, वो भी कुछ सॉल्व नहीं कर पाएगा। और क्या वो मनमोहन सिंह का नाम भी लिया कि ये भी सब समस्या के हल नहीं निकाल सकते हैं। अगर सब मैसेज है नेगेटिव कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता है क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, तो आप पॉलिटिशियन बनने के नाते क्या मैसेज करना चाहते हैं? मुझे लगता है कि उन्होंने नेट थोड़ा कंफ्यूज कर दिया कि वो क्या करना चाहते हैं। सिर्फ एम्पावरमेंट बोलने से तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मोदी जी भी कह रहे हैं कि एम्पावरमेंट में नेट और इंटरनेट यूज करके सबको एम्पावर करना चाहता हूँ, तो एम्पावरमेंट तो सब कहते हैं। बिल्कुल। अभिषेक मनु सिंघवी जी, आपसे एकदम छोटा सा सवाल है, छोटा जवाब चाहिए क्योंकि आखिरी हिस्सा है। वो ये कि डुअल पावर सेंटर पे मैं वापस जाऊंगा एक सिंपल कारण से। ये दरअसल हम लोगों ने आपके लिए सहूलियत की स्थिति बना दी है। पावर सेंटर सिर्फ एक है, वो है सोनिया गांधी, उसके बाद है राहुल गांधी, उनके नॉमिनेटेड लोग प्रधानमंत्री और मंत्री बनते हैं। इसीलिए अच्छा या बुरा जो भी है उसका श्रेय, उसका या ब्लेम, सब कुछ सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर जाना चाहिए। और मनमोहन सिंह से अलग करके दिखाने की कोशिश, ये आप लोग एक कन्वीनियंट तरीका निकाल रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी को डिफ्लेक्ट करने का। सर, मैं नहीं समझता कि इस बात में अब कुछ भी वैलिडिटी रही है। ये सब चीजें इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि भारत में पहली बार 2 अद्भुत चीजें देखी गई 2004 में। एक तो सबको अचंबा हुआ, अद्भुत हुए सब लोग, और लोगों को लगने लगा कोई ना कोई इसमें मोटिवेशन रहा होगा, कोई ना कोई कारण रहा होगा।
क्योंकि एक अनासक्त राजनीतिक अप्रोच को लोग भारत में समझते नहीं हैं। जब 2004 में सोनिया गांधी जी ने कहा कि मैं पद नहीं ग्रहण करूंगी, तो ये सब थ्योरीज इजाद की गई। दूसरा धक्का लगा कि उस थ्योरी को इजाद करने के बाद लोगों ने ये बार बार एक प्रमाण पत्र दे दिया कि कुछ ही महीनों में ये सब गिरने वाली है सरकार, विरोधाभास के कारण। फिर देखा कि नहीं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 9 साल निकल गए जी। तो मैं समझता हूँ दोनों चीजें, और जिस प्रकार से इतनी नीतियां बनी, इतनी चीजें निकली, और आम तौर पे आप देखिए कोई ऐसा विघटन नहीं हुआ इस सो कॉल्ड ड्यूअल पावर सेंटर में, तो अब लोग जो हैं इससे हकबका गए हैं। और मैं समझता हूं कि मैं अंत में ये कहूंगा, समय कम है, कि ये एक ऐसा नया डेवलपमेंट है भारतीय राजनीति में जो बहुत ही नया है, नवीन है और बहुत ही सराहनीय है। और आगे भविष्य में भी जितना हो सके इसको प्रयत्न करना चाहिए आगे बढ़ाने का। जी, तो जावड़ेकर साहब, आपसे एक छोटा सा सवाल है, बिल्कुल छोटा सा जवाब चाहूंगा सर, और वो ये कि कांग्रेस के बड़े नेता कभी किसी का नाम लेते नहीं अपने भाषण में। आज मैंने आपकी आलोचना सुनी, आप कह रहे हैं कि मोदी का भूत इन पर सवार है, हमको तो ऐसा नहीं दिखा। नहीं, आपने सारे मीडिया का, आप तुरंत उनके भाषण के बाद आप जो भी सबकी कमेंट्स थी, अभी आपके पैनल में भी मोदी का ही जिक्र हुआ, क्यों कर रहे हो? यही तो मैं पूछ रहा हूँ कांग्रेस वालों, क्योंकि आज हरीश करे लिखेंगे कि मैन ऑन द हॉर्स, और वही घोड़े पर आया आदमी नहीं सुधर सकता देश का भाग्य जी। ये जो कहना है वो आप ऐसा ही नहीं हुआ ना। तो इसका एक आधार है, मुद्दा वो नहीं है। कोऑर्डिनेटेड तरीके से दोनों को पढ़ना होगा। हमने तो कहा नहीं है जी, बिल्कुल। आइए राजदीप। और हमने तो नहीं कहा है कि मोदी हमारे पार्लियामेंट कैंडिडेट है, बिल्कुल, लेकिन उनको लग रहा है और इसलिए वो उसको कॉम्पीट कर रहे हैं। बिल्कुल, आइए, बिल्कुल। यहाँ पर राजदीप ये बात सही है कि कोई तो नहीं कह रहा है कि हम प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। राहुल कह रहे हैं हम नहीं हैं, जावड़ेकर जी कह रहे हैं कि हम भी नहीं कह रहे हैं कि मोदी जी हैं। हम लोगों ने इसको मोदी बनाम राहुल जो बना दिया है, दोनों के साथ बड़ा अनफेयर है राजदीप। नहीं, बिल्कुल नहीं। मोदी में जरूर उत्सुकता है कि वो प्रधानमंत्री बने, और क्यों नहीं, कोई किसी का महत्वाकांक्षा कोई बुरी चीज नहीं होती। मोदी ने आज ही गुजरात में कहा है कि मैं, अब लोग मुझे कह रहे हैं दिल्ली चले जाओ। कहीं ना कहीं मोदी चाहते हैं, मोदी एक ऐसे व्यक्ति है जो काफी इंडिविजुअलिस्टिक है, वो उनकी स्टाइल है। राहुल गांधी जो है वो अभी तक पूरी तरह से नेतागिरी के लिए तैयार नहीं है, अभी भी रिलक्टेंट पॉलिटिशियन लगते हैं। ऐसी स्थिति में वो पूरी तरह से लीडरशिप रोल किस तरह से अदा करेंगे, इस पर भी सवाल है। तो दोनों की शैली अलग है, लेकिन ये कहना कि जब मोदी बात करेंगे कहीं ना कहीं हम उनकी अब राहुल के भाषण से तुलना नहीं करेंगे, या जब राहुल भाषण करेंगे तो मोदी के भाषण से तुलना नहीं करेंगे, ये गलत है। क्योंकि एक ना एक तरह से आजकल जो इंडिया में जो राज्य के लेवल पर या राष्ट्रीय लेवल पर जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट होते हैं वो प्रेसिडेंशियल होते हैं। राहुल बनाम मोदी एक तरह से आज के बाद एक तय हो गया है कि 2014 की लड़ाई कहीं ना कहीं इसी डायरेक्शन में जा रही है। बिल्कुल, कोई चाहे या ना चाहे ये राहुल बनाम मोदी चुनाव बन गया है। और यहां पर चैलेंज ये है कि राहुल इसको ये वाला बनाम न बनने दें, इसके लिए भी और मेहनत करनी होगी। और राजदीप ने जिन शब्द का प्रयोग किया उसी को हम रिपीट करेंगे कि कहीं ना कहीं अभी नेतागिरी और सीखनी होगी। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद। नमस्कार।